जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 27 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग को ये सब बोलना पड़ता है। अभी क्या है कि मैं पूरा फोकस रखता हूँ इधर, अपना क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन आप लोग मतलब अभी तक मेरा 1000 का जो एक टारगेट है, छोटा सा टारगेट है, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मोटिवेशन में कमी फील होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कंजूसी ना करें। आप लोग अभी तक यदि नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मैसेज तुरंत मिल जाएगा। और इसमें देखिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, बल्कि इससे ये होता है कि आप चैनल से जुड़ जाते हैं और जब भी इसमें कुछ भी ऐसा, ये इस तरीके से जब भी कुछ भी वीडियो आता है तो आपके पास तुरंत मैसेज चला जाता है, तो आप भी अपना एक डिसिप्लिन से डेली अपना स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर नहीं किए होंगे तो अभी तक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। और प्लस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि उससे आप लोग थोड़ा सा ये सब चीजें पता चलता है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो लाइक करेंगे तब तो पता चलेगा ना। तो ये सब में कोई खर्चा नहीं लगता है, आप लोग कंजूसी मत कीजिए। कुछ गलत लग रहा है तो आप लोग कमेंट भी करके बताइए, मैं उसको भी सुधार करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज हम लोग यहाँ पे डेली मैप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अगर आप लोग, जो लोग भी अभी तक मेरे साथ जुड़ करके लगातार अपना स्टडी कर रहे होंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आप लोगों का ये जो मैप जो प्रैक्टिस है वो कितना बेहतर हो गया होगा, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो देखिए आप लोगों का ही नुकसान है, ठीक है। मैं तो अपने जगह पर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक अपने आप के साथ ही कहीं ना कहीं आप लोग गलत कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग पूरा सीरियसली अगर अगर लक्ष्य अपना तय किए हैं तो फिर सीरियस पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। G20 हम लोग इसमें देखने वाले हैं, फिर एथेनॉल, सबसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं प्री मींस के, तो सारी चीजों को मैं आपको साथ में डिस्कस करूंगा मैं। फिर देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग लक्ष्य और जलवायु अनुमान ये क्या है, न्यूज में क्यों है, हम लोग इस पे देखेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद से महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में क्यों है, इसको देखेंगे। फिर उसी के साथ हम लोग बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, भीतरनिका आर्द्र भूमि, स्थगन प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतनी सारी चीजें देखने वाले हैं। चलिए फटाफट आगे शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग G20 पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऐसे ऑप्शंस है जहां से हमारे पास जो है वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक होता है जो सागर, ठीक है, जितने महासागर वगैरह हैं, और ये जो बीच में ये सी जो है, छोटे छोटे जैसे यहाँ पे, ये सब हम लोग ये देखिए मतलब ये थोड़ा मैप केवल उसी बेस्ड है ना, तो इसलिए अभी आपको मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, जितना भी हम लोग अभी मैं आपको सागर पढ़ाया, बीच बीच में जितना भी हम लोग देखे, तो उन सभी को हम लोग देखिए वहां से प्रश्न बनता है। और अगर कोई कोई ऐसा मुख्य क्षेत्र है वो अगर न्यूज में है तो वहां से प्रश्न बन जाता है। फिर आप देखे होंगे कि ये जितने भी हम लोग संगठन वगैरह पढ़ते हैं, तो उससे कौन कौन से देश जुड़े हुए वहां से प्रश्न बन जाता है। जो ये कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा जो है, उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न बन जाता है। तो इस तरीके के ही बस प्रश्न ज्यादातर अभी तक देखे गए हैं, तो हम लोग भी उसी पे फोकस करके उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी में चैनल्स वगैरह सब ये सब आते हैं, तो उन सभी को हम लोग लगातार देखते जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि G20 कंट्रीज के अंतर्गत कौन कौन से देश जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए अगर हम लोग इधर उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र देखते हैं, ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में केवल इतना ही, ऐसे ही सबको डिवाइड कर करके याद रखना है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा पूरा भरा हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, कनाडा है, कनाडा के बाद से यूएसए है, सॉरी यूएस है, और उसके बाद से मैक्सिको है। तो ये तीन ही ज्यादातर हम लोग उत्तरी अमेरिका में दिखता है। तो ये तीन देश जो है G20 से जुड़े हुए हैं। अगर आप इतना भी याद रखेंगे ना, 4 5 6 अगर आप कंठस्थ याद रखेंगे ना, तो आप जो है प्रश्न आता है वहां से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं। अब अगर आप दक्षिणी अमेरिका में जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि दो देश जुड़े हुए हैं, एक ब्राजील है और दूसरा अर्जेंटीना। ब्राजील, अर्जेंटीना। ठीक है। अफ्रीका के अंतर्गत आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में केवल साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ है बस। ठीक है, ये हो गया। यूरोपीय क्षेत्र में जाते हैं आप, यूरोप के क्षेत्र में जाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूके जुड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रांस जुड़ा हुआ है, इटली जुड़ा हुआ है, जर्मनी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूरोपीय क्षेत्र में 4 कंट्रीज जो हैं जुड़े हुए हैं। फिर आप एशिया में आते हैं तो एशिया महाद्वीप में आप देख रहे हैं इधर कि ये आप सऊदी अरेबिया देख रहे हैं, और सऊदी अरेबिया के बाद से तुर्की देख रहे हैं, तुर्की, फिर रूस। ठीक है, और फिर यहाँ पे चाइना देख रहे हैं। हाँ ठीक है, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे फिर इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जापान इधर दिख रहा है, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देसी बोल लो अब इसको, क्योंकि हो गया सारी चीजें। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे ना, अलग अलग उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ये अलग महाद्वीप हो गए तो अब यहाँ इसको डिवाइड, इधर डिवाइड, इसको डिवाइड, इधर डिवाइड, है ना। तो इस तरीके से डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा फोकस रहता है माइंड में, है ना। चलिए, ये हो गया। एक बार और हम लोग देखेंगे अभी जब G20 पढ़ेंगे तो, बाकी अगर अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए G20 अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ से देखिए एक प्रश्न भी बना हुआ है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में घोषणा की कि भारत ने वर्ष 2023 में 20% एथेनॉल मिश्रण, यानी कि एथेनॉल और मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है। तो ये बातें वहां पे हुई, है ना। तो हम लोग को इससे संबंधित प्रश्न तैयार करना है, क्योंकि इससे पहले प्रश्न पूछा गया है, तो हम लोगों को उसी हिसाब से तैयार रहना है कि यहाँ से फिर से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और देखिए आगे, वर्ष 2025 तक पूरे देश को कवर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। 2025 तक ये चीजें कंप्लीट करेंगे तो हम लोग देखेंगे एथेनॉल क्या है और इसका क्या क्या उपयोग है, G20 क्या है इसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में एथेनॉल का उत्पादन गन्ने से निर्मित गुड़ से लेकर के चावल, मक्का, अन्य अनाज जैसे कि विभिन्न फीड स्टॉक के द्वारा किया जाता है। यह कदम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और सतत ऊर्जा संसाधनों का बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं G20, क्योंकि अभी G20 अभी नाम आया हुआ है तो हम लोग G20 को थोड़ा सा पहले समझते हैं बैकग्राउंड को। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ये 20 इस तरीके का नाम है G20 अगर हम लोग कहते हैं तो। और इसकी स्थापना जो है ये 1999 में हुई। ठीक है, एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में तैयार की गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वित्तीय मंत्री और ये केंद्रीय बैंकों के बीच में, गवर्नरों के बीच में। ठीक है, तो G20 में 19 देश हैं। कौन कौन से देश हैं मैं अभी आपको बता दिया हूँ, वो सारे देश हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद से देखिए G20 जो सदस्य, यहाँ पे जो सदस्य हैं वो विश्व की लगभग 2/3 आबादी इसमें कवर होते हैं। देख रहे थे आप तो जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार आप देखें सब तरफ जो है, हम लोग मैप में देखें कितना ज्यादा कवर करता है ये G20। तो देखिए ये 85% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और 80% जो है वैश्विक निवेश और 75% से अधिक जो है यहाँ पे वैश्विक व्यापार प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो इन सभी को हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो भी, बाकी आप रखते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको क्या रखना है, यहाँ पे देश को याद रखना है, और ये वाला जो पॉइंट है ये याद रखना है कि इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नर जो है, इनके लिए मुख्य रूप से ये लोग जो है इस पे किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं जो वित्तीय से संबंधित होता है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है, कब पूछा गया था, 2020 में प्रीलिम्स का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो है यहाँ पे समूह है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं कि अगर नॉर्मली आप यहाँ पे देखें तो हम लोग देखे थे अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, है ना। तो हम लोग इस तरीके से देख लिए हैं कि जो पहला नंबर पे है वही सही है, पूरा दिख जा रहा है एक ही लाइन से कि आप अर्जेंटीना, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये दिख जाएगा। ठीक है, मैक्सिको देख रहे हैं, ठीक है, और फिर दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे दिख रहा है, तुर्की यहाँ पे दिख ही रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं, तो और जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एथेनॉल के बारे में समझेंगे कि एथेनॉल क्या होता है। देखिए एथेनॉल या फिर उसी को हम लोग एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, एथेनॉल या फिर एथिल एल्कोहल, ठीक है, और ये गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, बायोमास, इस तरीके की चीजों से ये निकलता है, बनता है। एथेनॉल की उत्पादन की प्रक्रिया खमीर के द्वारा या फिर एथिलीन हाइड्रेशन, ठीक है, एथिलीन हाइड्रेशन जैसे पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा का किण्वन होता है और उसके द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं एथेनॉल की। तो एथेनॉल में 99.9% शुद्ध एल्कोहल होता है जिसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित करके हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मैं सबसे फर्स्ट में बताया कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि हम लोग जितना पेट्रोल, जैसे कि हम लोग जो पेट्रोल मंगाते हैं तो उस पेट्रोल में यदि 100% पेट्रोल है तो अगर जो एथेनॉल है, एथेनॉल को भी हम लोग अगर उसमें 5% या फिर 10% या मिक्स कर दें तो भी हमारा जो है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ ये मिक्स होने वाला चीज है, तो इसलिए ये भी एक ईंधन के रूप में काम करेगा। और दोनों को मर्ज करते हैं, साथ में हम लोग रखते हैं 10 से 20%, तो भी कोई इशू नहीं है। तो अगर हम लोग 10 से 20% अगर मिक्स करेंगे इसमें एथेनॉल को, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक, तो ये पर्यावरण के लिए भी हानि नहीं है, पर्यावरण के एक तरीके से पर्यावरण अनुकूल है। प्लस हम लोग जो जो जितना पेट्रोल बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक है, उस पे दबाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, उसका जो प्राइस है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्राइस है तो उसमें भी कमी हो जाएगा। पर्यावरण में हम लोग सुधार कर पाएंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के अनुकूल है, तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं होंगी अगर हम लोग पेट्रोल को कम यूज करेंगे तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें इससे, इसीलिए हमारा जो प्लानिंग है ये अभी जो है लगातार प्लान चल रहा है कि 2025 तक हम लोग पूरे देश भर में इस तरीके का, मतलब एक तरीके से जो पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। तो इसके बारे में हर चीजें देखना है अभी तो, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए कुछ कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए आगे जो है हम लोग इसका इस्तेमाल, मतलब इसका उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। परिवहन क्षेत्र में गैसोलीन के नवीकरणीय और स्थायी जैव ईंधन विकल्प के रूप में हम लोग कर सकते हैं इसका उपयोग, और विभिन्न अनुपातों में पेट्रोल के साथ मिश्रित भी किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10% जो है एथेनॉल रहेगा और 90% हम लोग पेट्रोल उसमें मिक्स कर सकते हैं, फिर 20% एथेनॉल हो और 80% पेट्रोल उसमें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने नवीकरणीय ईंधन के रूप में एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम भी यहाँ पे लेकर के आया हुआ है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और
किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण करना है। अचानक से बीच में आया कि किसानों का आय को बढ़ाना, कैसे बढ़ेगा किसानों का आय? एथेनॉल से। देखिए यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे तो कि एथेनॉल जो है हम लोग कैसे बना रहे हैं, प्राकृतिक चीजों से बना रहे हैं। हम लोग आगे देखें, यहाँ पे खास करके हम लोग गन्ना देखें। गन्ना से लेकर के, गन्ना एक एग्जाम्पल है, गन्ना से लेकर के जितने भी हमारे पास फसल है ना, फसल से जितने भी चीजें, उसमें से जितना भी वेस्टेज जो बच रहा है, उन सभी वेस्टेज को अब हम लोग उससे बनाएंगे एथेनॉल। तो ये जो किसान उसको जला देता था, फेंक देता था, अब उसको क्या होगा, वो सेल करेगा, है ना। तो वहां से क्या होगी, उसकी आय बढ़ेगी, मतलब उसका कोई भी चीज वेस्टेज नहीं होगा, प्लस उत्पादन भी खुल के करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्टेज भी बिक रहा है। तो इस तरीके से किसानों का आय भी बढ़ेगा इसमें। एथेनॉल मिश्रण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषकों को कम करने, स्वच्छ हवा में योगदान देने, जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। एथेनॉल से संबंधित 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये, प्रीलिम्स का। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। इतने सारे ऑप्शन थे, कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी, सड़ा आलू और चकुंदर। ठीक है, तो देख रहे हैं चकुंदर यहाँ पे तो दिख ही रहा है आपको, लेकिन आप ये कुल्थी और कसावा अगर आपको नहीं पता होगा तो देखिए यहाँ पे, ये कुल्थी कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ये। और अगर आप ये कसावा ये होता है, गलती से मैं बोल दिया था, और ये होता है यहाँ पे, ये है कुल्थी। कुल्थी मतलब ये एक दाल का ही एक अलग सा वैरायटी है, ये भी दाल ही है, ठीक है। तो कुल्थी जो होता है यहाँ पे, कुल्थी दाल भी होता है, तो ये कुल्थी का दाल है ना, इस तरीके का उसका पेड़ होता है। और ये होता है कसावा, कसावा का वृक्ष का पत्ता इस तरीके से दिखेगा, ये आप देख रहे हैं प्रचुर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न आया हुआ था कि जो है हम लोग जो एथेनॉल जो है हम लोग उसको निकालने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करते हैं ईंधन, जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे कसावा हो गया, ये क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ना बहुत जगह हम लोग पे स्मार्टली समझना भी जरूरी होता है। हम लोग को जरूरी नहीं है, हम लोग जैव ईंधन नीति नहीं जान रहे, कुछ भी नहीं पढ़े हमारे पास, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो भी हम लोग इसको बना सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी तक मैं बता रहा था उसमें कि लगभग सभी चीजों में क्या है, वेस्टेज चीजों को उपयोग करेंगे। जैसे क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने हो गया, सड़ा आलू हो गया, ये दो चीज तो हम लोग क्लियर दिख रहा है ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं कि ये जो मूंगफली का बीज है, इस मूंगफली का बीज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट ये है और इतना महंगा चीज जो है, इसका हम लोग थोड़ी यूज करेंगे। अगर खराब टाइप से सड़ा ऐसा कुछ लिखता तो समझ में भी आता, लेकिन उस तरीके की चीजें नहीं है। ये मूंगफली के बीज है, तो ये हम लोग उस तरीके से इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। अगर हम लोग कॉमन सेंस में भी देखें तो एक बार हम लोग इसके बारे में विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कि मूंगफली का बीज देखिए किसमें किसमें है, तो इसमें है, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीसरा तीसरा सब में है। हमारा जो आंसर है यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल 1 2 5 6, कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने और ये सड़ा आलू और छठवा चकुंदर, ठीक है। देखिए मूंगफली के बीज और ये देखिए कुल्थी, हर्ष ग्राम यानी कि दाल,
तो आप खुद दोनों में कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि ये भी क्या है, मूंगफली है, और ये भी दाल है। ये दोनों देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे भोज्य पदार्थों में, है ना। तो हम लोग इसका तो उस तरीके से यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये दोनों नहीं रहेंगे, बाकी सब रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति जो है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त गेहूं, चावल के टूटे दाने आदि जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देती है। ये 2018 की ये जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति के बारे में। और यह नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी के आधार पर खाद्यान्न की अधिशेष मात्रा को एथेनॉल में परिवर्तित करने की भी अनुमति देती है। यह नीति एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे का विस्तार करती है और एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे कि देखिए यहाँ पे चुकंदर, मीठी ज्वार, मक्का, कसावा, गेहूं जैसी स्टार्च युक्त सामग्री, मानव भोग के लिए अनुपयुक्त गेहूं, चावल के टूटे दाने उपयोग की अनुमति प्रदान करती है। तो ये सारी चीजें जो है राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग लक्ष्य और ये जलवायु अनुमान ये क्या है और ये अभी चर्चे में क्यों है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि अभी लगातार जो है हम लोग देखें कि गर्मी किस तरीके से अभी पड़ रहा था, है ना। और उस तरीके से बरसात भी बहुत कम हो रहा है, कहीं पे हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा है। तो मैं इससे पहले अल नीनो का प्रभाव पढ़ाया हुआ था आपको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्या मामला है। अल नीनो और 1.5 डिग्री सेल्सियस की औसत तापमान वृद्धि इस वर्ष सबसे चिंतनीय विषय में से रही है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने लगातार देखा है कि किस तरीके से गर्मी हो रहा था, है ना। तो यह रिपोर्ट से भी पता चलता है कि बढ़ती जलवायु परिघटना के कारण से इस ग्रह का तापमान सीमा को पार कर सकता है। मतलब जिस तरीके से अभी तापमान बढ़ रहा है तो इसलिए लोग अभी चिंतित हैं लगातार। ठीक है, जितने भी हमारे मतलब एक तरीके से जो जितने भी समूह हैं जो कि तापमान और इन्वायरमेंट से संबंधित चीजों को देख रहे हैं, वो लोगों का ये रिपोर्ट है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अभी हम लोग का जो है पूरे ग्रह का जो है तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो इससे संबंधित हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी एक समझौते किए थे, उन सभी चीजों को हम लोग समझना पड़ेगा कि हम लोग अभी क्या लेवल पे हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए पेरिस समझौते का भी लक्ष्य था कि तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग को सीमित रखना है। ठीक है, हालांकि देश 20 वर्षों से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा उतनी कम नहीं हुई जितनी आवश्यकता थी। जितना हम लोग का प्लान था, जितना हम लोग को चाहिए था, उतना हम लोगों ने अभी तक जो है कर नहीं पाए हैं। ठीक है, इसमें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कमी। देखिए आगे और देखते हैं। और भारत यहाँ पे अगर हम लोगों को देखते हैं कि ऐसा अगर स्थिति आता है, ये मेंस का प्रश्न बना हुआ है, तो मैं यहाँ से जितना पॉइंट्स हो सकता है उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न मेंस में आया हुआ है। और हमेशा ये इम्पोर्टेंस रहेगा कि जब भी किसी भी तरीके से क्लाइमेट का प्रभाव पड़ता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के एक हालिया अध्ययन के अनुसार वर्ष 1991 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। हाल के दशकों में इसमें और अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। कृषि में अब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए भारत की कृषि काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर है और गर्मी के कारण वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव फसल की पैदावार में काफी यहाँ पे प्रभावित कर सकती है। और इससे अनियमित मानसून, सूखे की आवृत्ति में वृद्धि और लू जैसी चरम मौसमी घटनाएं घटित होंगी, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो जाएगी तथा लाखों किसानों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए संकट पैदा हो जाएगा।
देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर उसमें चेंजेस आएगा, अब जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लाइमेट में जिस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है उस हिसाब से हम लोगों को क्या है कि और ज़्यादा हमारे ऊपर एक तरीके से जो है मतलब कहीं ना कहीं गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से गर्मी बढ़ेगा यानी कि सूर्य की प्रकाश का जो मतलब एक वो है उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम लोग जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने कोई कमी नहीं किया है, तो उसके कारण से हीट और ज़्यादा हमारे जो क्लाइमेट जो है उसमें ज़्यादा है और हमारे जो वातावरण है उसमें पूरा फैला हुआ है, तो इसलिए हम लोग और ज़्यादा हीट हम लोग उससे झेलना पड़ेगा हम लोग को। तो अब ऐसी स्थिति होती है तो उसमें फिर क्या होगा? फिर उसमें होगा पूरे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट जो चेंज हम लोग कहते हैं, एक भी हम लोग क्यों एक एक छोटे छोटे जीव जंतु को बचाने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि आईयूसीएन में ये वो सब उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक भी श्रृंखला हमारे हम लोग श्रृंखला पढ़े हैं, पांचवी छठवीं में भी अगर ध्यान होगा तो हम लोग पढ़े हैं उस समय कि कोई भी ऐसा साइकिल जो है जीव जंतुओं का एक साइकिल होता है, उसमें अगर उसमें से कोई एक जीव खत्म हुआ तो पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगेगा तो हम लोग क्या होंगे, फिर कहीं ना कहीं हमारा फसल, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु है, वो लोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो लोग समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी अब बहुत ज्यादा उस तरीके से पड़ेगा तो उनका अब लगातार उनके मतलब हर तरफ से क्या है, उनके शरीर से पूरा एनर्जी खींच लिया, पूरा पेड़ पौधे हर चीज झुलस गई। ऐसा स्थिति हो गया, जीव जंतु लोग पूरा एकदम परेशान हो गया। अभी गर्मी में देखते हैं कैसा स्थिति होता है, पूरा चिड़िया लोग भी देखते हैं वो लोग पानी खोजते रहते हैं। तो ये सब कंडीशन के कारण से क्या होगा, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे करके क्या होगा कि यहाँ से जीव जंतु लोग समाप्त होते जाएंगे। ठीक है, उसके कारण से क्या होगा, कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ हो जाएगा तो कहीं बहुत सूखा हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। वहां पे कहीं हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिर उससे कृषक जब जैसे फसल को पर्याप्त पानी चाहिए, पर्याप्त पानी से ज्यादा पानी हो गया, चाहे पानी ही नहीं हुआ, पूरा सूखा एकदम, तो ऐसे हर एक मतलब ऐसा स्थिति होता है, पूरा एकदम मतलब सब चीज चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद से। ठीक है, तो वो चीज को हम लोग थोड़ा ध्यान रखना है कैसे प्रभाव पड़ेगा सब चीजों का, क्योंकि एक चीज एक सिस्टम में एक चीज बिगड़ा तो हर चीज फिर उसमें बिगड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य। गर्म तापमान से मलेरिया, डेंगू, अन्य वेक्टर जनित बीमारियां फैल सकती हैं क्योंकि रोग फैलाने वाले जीवों की सीमा बढ़ जाती है। हीट वेव गर्मी से संबंधित बीमारियों और मृत्यु दर को यहाँ पे बढ़ा सकती है, खासकर कमजोर आबादी के बीच, जिससे स्वास्थ्य और देखभाल प्रणाली पर भी दबाव पड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता। वार्मिंग पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकती है, वनस्पति पैटर्न में बदलाव ला सकती है, जिससे विभिन्न पौधे, पशुओं, प्रजातियों के आवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। भारत में कई स्थानिक प्रजातियों को विलुप्त होने का सामना भी करना पड़ सकता है। तटीय भेद्यता। भारत में एक व्यापक तट रेखा है और वार्मिंग के कारण से समुद्र के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप तटीय लक्षण निचले इलाकों में बाढ़ एवं चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ सकती है। प्रवासन और सामाजिक व्यवधान। जैसे जैसे जिस जगह पे भी क्लाइमेट का प्रभाव ज्यादा होगा वहां से लोग दूसरे जगह प्रवास करेंगे, वहां दूसरे जगह जाएंगे, फिर वहां उनको प्रॉब्लम होगा। मतलब कुल कुल मिलाकर के परेशानी होना ही है अगर ऐसा कुछ भी क्लाइमेट में हम लोगों ने ज्यादा छेड़छाड़ किया तो। ठीक है, इससे सामाजिक तनाव, फिर संसाधन प्रतिस्पर्धा, शहरी केंद्रों पर तनाव पैदा हो सकता है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए भी चुनौतियां पैदा हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को भी देख लेंगे, ध्यान रखेंगे सबको कि सरकार के द्वारा क्या क्या चीजें इसके लिए की गई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है, ये चीजें इसमें की गई हैं और
इसके अंतर्गत मूल रूप से 8 जो है राष्ट्रीय मिशन इसमें रखे गए हैं। अब जिनमें राष्ट्रीय सौर मिशन, सतत आवास और राष्ट्रीय मिशन आदि इसमें शामिल है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूल निधि इसको भी बनाया गया है। फिर इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ये भी इसमें बनाया गया। तो ये कुछ कुछ पॉइंट जो है इसको याद रखेंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं, बस इतना ही याद रखेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें और आगे चल करके एड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से एक प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब वर्ड में आपको इसलिए हमेशा जो है मैं ज़्यादातर इसको थोड़ा फोकस रखता हूँ। तो देखिए इस तरीके के वर्ड से प्रश्न पूछा गया 2021 में कि जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? तो ये आया है गवर्नमेंट के प्लान से। गवर्नमेंट किस तरीके से प्लान के लिए क्या योजना लेकर के आई है? देखिए पहला, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम यानी कि क्लाइमेट और स्मार्ट विलेज की दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे आप कि CCAFS परियोजना, ये परियोजना जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। देख रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग, इसीलिए छोटे छोटे चीजों को मैं बताता हूँ। अचानक से बीच में फैक्ट ऐड कर दिया है, आप सब चीज समझ में आ रहा था, यहाँ पे जब आए तो आपको पता चला कि ये फ्रांस में है कि नहीं, फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। फिर आगे देखिए, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से जो है यहाँ पे जलवायु अनुकूल कृषि जो है उससे संबंधित कुछ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और ये जो है ना इसमें तीनों चीजें सही हैं। ठीक है, सभी इसमें सही हैं, सारी चीजें जो है सरकार के द्वारा ये सब चीजें की जा रही हैं। तो यहाँ पे ये सब प्रश्न लेके आने का मतलब यही है कि आप लोग फोकस के साथ पढ़ें, ये सब नॉर्मल तरीके से ना लें, हल्के में आपको लेना नहीं है, क्योंकि देखिए आप इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में, तो आप सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आपको फिर आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, पर्यावरणीय लाभों और लागतों को केंद्र और राज्य बजट में सम्मिलित करते हुए हरित लेखाकरण यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना। और यहाँ पे दूसरा देखिए, कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु दूसरी हरित क्रांति आरंभ करना, जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना, अनुकूलन और न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किससे प्रश्न आया हुआ है, योजनाएं जो आती हैं हरित मिशन इस तरीके की, वो सारी चीजों को भी मैं इसमें बताते रहता हूँ आपको, तो ये सब चीजों को भी ध्यान रखना है। अब यहाँ से प्रश्न आया है, और ये जो प्रश्न है ना इसमें पूछ रहा है कि सर्वोत्तम, सबसे मेन उद्देश्य इसमें कौन सा है? तो इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या होगा? हरित भारत, यानी कि इसमें जो है तीसरा, केवल तीसरा इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे, केवल तीसरा इसमें से ये वन आच्छादन के बारे में बात कर रहा है, बाकी उस तरीके से बातें नहीं कर रहा। देखिए एक और प्रश्न यहाँ पे देखिए, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? यह यूरोपीय संघ की पहल है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनके विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु
तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और तीसरा देखिए, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मैं इतने सारे प्रश्न आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप याद रखें कि जो इस इन्वायरमेंट का मैं जितना भी आपके लिए टॉपिक लेकर के आता हूँ सब आपको वो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उधर से इस तरीके से प्रश्न बनता है फिर। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसमें ये दोनों जो है सही है, 1 और 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंस में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा इस तरीके का इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ ही रहा है। तो देखिए एक प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP के 26, ठीक है, 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत के द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या हैं? 2021 का ये प्रश्न है। चिंता मत कीजिए, देखिए मैं प्रश्न का फॉर्मेट, ये जो किस तरीके से मेंस में प्रश्न बन रहा है उसका एक फॉर्मेट बता रहा हूँ ताकि आप लोग भरोसा करें। मैं पूरा इसी तरीके से ही आपको टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, है ना। तो आप लोग उसको ध्यान दीजिए और अच्छे से सीरियसली पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से आपको हर चीज़ें लेकर के आएंगे और सीरियसली आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। और पता है, लगता है ऐसा कि आप लोग जो है ना, आप लोग खुद निराश कर देते हैं लोगों को। इसलिए हर कोई क्या चाहता है कि स्टूडेंट को मजा आ रहा है, बस वही काम करना है। देख रहे हो ना यूट्यूब में भी सब मजाक मस्ती, मतलब पढ़ाई भी अब ऐसा हो गया है कि लोग केवल मजे ही कर रहे हैं, है ना। तो अब वो आप लोग को वही अच्छा लग रहा है। अब मैं, मेरे साथ भी वही हो रहा है ना। मैं अभी तक देख रहे हैं कि आपको उस तरीके से कोई भी चैनल को सपोर्ट तक नहीं कर रहा है उस तरीके से जैसा होना चाहिए। बहुत कम लोगों के पास अभी फैल पा रहा है ये, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक समय के बाद आदमी निराश हो जाता है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद से भी अगर लोग उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं उसके वैल्यू को, तो फिर वही चलता है कि चलो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग कोई मतलब नहीं है, हमारे को तो ये चैनल का ग्रोथ चाहिए। अब लोग वैसे ही ज़्यादा मतलब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग उनको वैसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वैसा मत कीजिए, आप लोग सीरियसली पढ़ते रहिए। मैं भी सीरियसली ही पढ़ाता रहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो आप लोग उस तरीके से ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना। ठीक है, तो आप लोग पूरा सीरियसली पढ़ाई कीजिए, मैं भी सीरियसली इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। एक और प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत में हिमालयी और समुद्र तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं अभी यही समस्या पे पढ़ा रहा था ना आपको, तो ये छोटा छोटा पॉइंट आपको मैं जब बोलता हूँ तो उसको आप नोट कर लिया करो उसको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है थोड़ा सा, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ना है। देखिए महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अब इसलिए चर्चा में है ना क्योंकि इसको बाघ संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था लगातार। देखिए पढ़ते हैं आगे। हाल ही में बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को 24 जुलाई 2023 से 3 माह के भीतर महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत बाघ रिजर्व के रूप में सूचित करने का निर्देश जारी किया है। मतलब अब इसको बाघ रिजर्व यहाँ पे घोषित करने की बातें की जा रही है। कहाँ पे है? ये है गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी, यहाँ पे है। ये पूरा समुद्री वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है ये हमारे भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ ये वाला क्षेत्र है गोवा का। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भगवान महावीर यहाँ पे महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है इसके जस्ट उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे आप देखेंगे कि महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, महादेवी रिवर भी इससे होकर के बहती है, तो उसी के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा
38(वी) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा बाघ अभयारण्य को अधिसूचित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण है, इस क्या बोलने का इसका क्या मतलब है, जो राज्य सरकार है ना, वो राज्य सरकार यहाँ पे क्या करेगी, राज्य सरकार के पास अधिनियम 1972 की धारा 38(वी) के पास अधिकार है कि वो किसी भी वन्य जीव अभयारण्य को यहाँ पे बाघ संरक्षण घोषित करे, लेकिन उससे पहले वो जाएगी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इससे पहले वो सारी चीजों को चेक करवाएगी, मतलब सलाह लेगी उससे, उसके बाद करेगी। तो ये जो बीच में है ना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, उसको ध्यान रखना, उसके बिना सलाह के नहीं करेगी। लग रहा है नॉर्मल लिखा गया यहाँ पे, नॉर्मल बता दे रहा हूँ आपको तो ऐसा लग रहा होगा, ऐसा नहीं है आपको, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा फोकस करके बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब गोवा के उत्तरी भाग संगुएम तालुका वालपोई शहर के पास स्थित है ये, और इसमें वाजरा, सकला झरना और विरदी झरना सहित सुरमय झरने शामिल हैं। तो इसमें झरना वगैरह हर चीज है। यह वाजरा फॉल्स के पास गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबी चोंच वाले गिद्धों के घोंसले के लिए भी जाना जाता है। बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ विशेषताएं अगर रहती है ना किसी भी जगह की, तो वहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये लंबी चोंच वाले गिद्ध हम लोग कल भी पढ़े, गिद्धों से संबंधित इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। घने नमी वाले पर्णपाती वनों और कुछ सदाबहार प्रजातियों के साथ विविध परिदृश्य भी है, यहाँ पे देखने को मिलता है। यह दुर्लभ और स्वदेशी संरक्षित वृक्षों के उपवनों के लिए भी उल्लेखनीय है। वनस्पति और जीव के अंतर्गत देखते हैं हम लोग कि भारतीय गौर बाघ, बार्किंग हिरन, सांभर हिरन, जंगली सूअर, भारतीय खरगोश, कई जीवों के साथ समृद्ध जैव विविधता भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मालाबार तोता और रूफस बैबलस जैसी कई पक्षी प्रजातियों के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र नामित किया गया है इसको। ठीक है, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यह गोवा में बाघ संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण आवास भी है, तो इसलिए भी इसको अभी बाघ संरक्षण घोषित करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, और बाघों का क्या स्थिति हम लोग तो देख ही रहे हैं लगातार। ठीक है, और देखिए इसकी कुछ कुछ विशेषताएं और है। गोवा की जीवन रेखा क्या है, महादेवी नदी जो है वो कर्नाटक से निकलती है और अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है और पणजी में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है, पणजी से ऐसे होते हुए ये वाला। ठीक है, अभ्यारण्य जो है महादेवी नदी के लिए जल संग्रह क्षेत्र के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, तो उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्र पर विचार कीजिए। 2012 का ये प्रश्न पूछा गया है कि बांदीपुर भीतरनिका माना सुंदरवन। देखिए प्रश्न का मतलब हम लोग को प्रश्न के पैटर्न को समझना है। ठीक है, क्योंकि अब उस समय जिस तरीके से पूछा गया था अब तो ऐसा स्थिति नहीं है, थोड़ा चेंजेस है ना, तो इसलिए उस तरीके से उसको ध्यान रखना है। देखिए ये पूछा जा रहा है कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया इनमें से कौन सा जो है जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भीतरनिका है, भीतरनिका आप हमेशा वेटलैंड के रूप में सुने होंगे। बाकी आप लोगों को अगर कोई चीज नहीं पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज को आप लोग सुने होंगे ज्यादातर। ठीक है, तो अगर आप देखे होंगे कि ये टाइगर रिजर्व नहीं है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे दो है भीतरनिका, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये जो है इसको हम लोग कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, क्योंकि ये जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है,
और ये है पूछा जा रहा है, तो जिसमें जिसमें ये रहेगा उसको तो हम लोग काटना ही पड़ेगा ना। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बी 1 2 3 4, 1 3 4। ठीक है, बांदीपुर, मानस और सुंदरवन। तो हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ताकि थोड़ा और ज़्यादा हमारा जो एक थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए। अगर पढ़े या नहीं पढ़े तो हमारे को पता चल जाए, है ना। देखिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इस रिजर्व को वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था, और यह दक्षिणी कर्नाटक के मैसूर और यहाँ पे चामराजनगर जिले में फैले परिदृश्य में स्थित है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों के ट्रांजैक्शन क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, ट्रांजैक्शन भूभाग पर है ये वाला। देखिए यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ना, इस तरीके का आपको ये ऐसा राउंड में आप सोच लो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे है केरल, यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे है कर्नाटक। तो ये तीनों के बीच जहाँ पे तीनों का बॉर्डर जहाँ पे मिलता है ना, वहां पे है ये बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, या फिर टाइगर रिजर्व, क्योंकि उसको अब टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। तो आगे देखिए, जीव जंतुओं की विविधता में तेंदुआ, रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली बिल्ली, स्लॉथ भालू, एशियाई हाथी, जंगली सुअर, ग्रे बगुला और शाहीन बाज। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इनका एक आवास है। और ये जो क्षेत्र है ना, मैप में खास करके मैप को आप अच्छे से याद रखिएगा। मैप में आपको मैं इतना ज्यादा ये चीज फोर्सफुल इसलिए, ये सारी चीजों को मैं सामने इसलिए लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मैप हर जगह पे ध्यान रखें, मैप में कि कौन सा चीज किस जगह पर है। ठीक है ना। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि जो अभी हम लोग पढ़े थे महादेई, जो अभी टाइगर रिजर्व जिसको बनाने के लिए यहाँ पे लगातार जो सरकार के द्वारा अभी अब कोशिश किया जा रहा है, तो वो इससे किधर किस क्षेत्र में है। तो आप अगर देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे है बांदीपुर नेशनल पार्क, तो यहाँ पे है गोवा, तो यहीं पे है। तो इसके ये बोल सकते हैं ना कि जो बांदीपुर नेशनल पार्क है उसके उत्तरी क्षेत्र में है ये। ठीक है, या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा लोकेशन पे अगर वो करेंगे तो ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब सुंदरवन टाइगर रिजर्व। देखिए मैप में यहाँ पे सुंदरवन, सुंदरवन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा पश्चिम बंगाल है, यानी कि इंडिया के क्षेत्र में भी है, प्लस यहाँ पे बांग्लादेश, आधा हमारे देश में आधा इधर देश में है। ठीक है, आधा ये बांग्लादेश के क्षेत्र में भी आ जाता है। चलिए देखते हैं इसको। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ आरक्षित घोषित किया गया था, और यह बस पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पौधों की कुछ सामान्य प्रजातियां पाई जाती हैं, इसमें सुंदरी वृक्ष और गोलपति, चंपा, धुंडुल और गेनवा, हटल, ये सब शामिल हैं इसमें। इन जंगलों में मैंग्रोव लगभग 78% यहाँ पे पाई जाती है। मैंग्रोव के लिए तो सुंदरवन सबसे ज्यादा जाना जाता है ना। और यह वन्य जीव अभ्यारण्य रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ अन्य पशुओं जैसे मछली पकड़ने वाली बिल्लियां, और यहाँ पे मकाक, तेंदुआ, भारतीय ग्रे नेवला, जंगली सुअर, उड़ने वाली लोमड़ी और पेंगोलिन का घर। ठीक है, ये सब इतने लोगों का यहाँ पे प्राकृतिक आवास है। ठीक है, सुंदरवन का क्षेत्र आपको समझ में आ रहा है ना। पश्चिम बंगाल, ये कोलकाता वाला जो यहाँ पे आप पूरा ये बे ऑफ बंगाल का जो यहाँ पे आकर के गिरती है गंगा नदी का, ये पूरा उसी का ये पूरा एक तरीके से जो है वेटलैंड के रूप में ये यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो उसी के क्षेत्र में है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के शुभारंभ के साथ मानस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक रूप तौर पर घोषित किया गया था। यूनेस्को ने 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल प्राकृतिक रूप से है ना ये घोषित किया गया, और वर्ष 1989 में यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी इसको नामित किया गया था। यह रिजर्व तराई और भाबर
के घास के मैदानों के मध्य में स्थित है, जो अर्ध सदाबहार जंगलों के साथ ही असम राज्य से भूटान के हिमालय क्षेत्रों तक विस्तृत है। यह बाघ अभयारण्य अंतर्देशीय बाघ संरक्षण का एक उदाहरण है। यह भारत में असम से लेकर के भूटान में रॉयल मानस तक फैला हुआ है। यह रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर्स की आबादी काफी समृद्ध है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है ये, यहाँ पर है ये मानस टाइगर रिजर्व, ये असम का क्षेत्र में, ठीक है। और उसी के साथ आप और भी देख सकते हैं ये पूरा, अगर हम लोग देखें कि अपने पूर्वी साइड में और कौन कौन से है, तो यहाँ पे औरंग, ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे है काजीरंगा, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नामेरी, ये वाला क्षेत्र में यहाँ पे नामेरी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब भीतरनिका आर्द्रभूमि को भी देख लेते हैं। देखिए मैप में यहाँ पे हम लोग सुंदरबन पढ़े थे, ये है सुंदरबन हम लोग पढ़े थे, ये ठीक है। सुंदरबन से आप थोड़ा सा पश्चिमी क्षेत्र, शायद हम लोग पश्चिमी नहीं बोल सकते इसको, उत्तर सॉरी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अगर आते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे आपको उड़ीसा का क्षेत्र में देखेंगे आप, यहाँ पे आपको भीतरनिका दिखेगा। तो भीतरनिका यहाँ भी मैंग्रोव के लिए इसको ज्यादा जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। भीतरनिका आर्द्रभूमि का प्रतिनिधित्व 3 संरक्षित क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से? तो भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य, ये 3 क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र जो है इसके साथ मिले हुए हैं। भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, जंगली सूअर, चित्तीदार हिरण, सांभर, डॉल्फिन, खारे जल के मगरमच्छ प्रमुख निवास स्थान है इनका। हालांकि भीतरनिका के बाघ अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैप में आप सारी चीजों को अच्छे से देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ है, मणिपुर का जो घटना है, वहां के कारण से बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं लगातार जो है बाहर निकल के आ रही हैं। तो हम लोग तो सब चीज जान ही रहे हैं, लेकिन अब हम लोग को उससे संबंधित जो हम लोग को यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम लोग को यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अभी संसद का सत्र जो चल रहा है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि स्थगन प्रस्ताव यहाँ पे चर्चे में रहा, क्योंकि वहाँ का एक संसद जो है वो मणिपुर की जातीय हिंसा पर तत्काल चर्चा के लिए जो है वहाँ पे मतलब इसलिए स्थगन प्रस्ताव लेकर के आता है लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव जो है पेश किया है। अब आगे उसके बारे में हम लोग को देखना है, तो हम लोग सबसे पहले इस प्रस्ताव को समझेंगे। स्थगन प्रस्ताव क्या है, कैसे काम करता है, हमारा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको देखते हैं। चलिए देखिए स्थगन प्रस्ताव ये क्या है कि अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मुद्दे पर चर्चा, एक एक चीज को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम फोकस के साथ। तो इसमें क्या है ना कि स्थगन प्रस्ताव लाने का सबसे मेन रीजन है कि कोई एकदम महत्वपूर्ण घटना ऐसा हो गया जिसपे अभी हम लोग को तुरंत चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे मुद्दे के लिए स्थगन प्रस्ताव लेकर के आया जाता है, ठीक है। दूसरा, अध्यक्ष की सहमति से तत्काल चिंता का विषय होना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई भी वहां पे व्यक्ति जो है इसके अंतर्गत लेकर के आता है, लोकसभा का व्यक्ति जो है वो लेकर के आएगा, तो पहले अपने अध्यक्ष से चर्चा करेगा। अध्यक्ष बोला कि हाँ ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, अभी इस पर चर्चा करना जरूरी है, तब फिर ये लेकर के आया जाएगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ से फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगा और वो प्रस्ताव उसको रखेगा, और उस प्रस्ताव में 50 सदस्य जो है वो लोग समर्थन देंगे उसको कि हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इमरजेंसी चीज़ है, इसको हम लोग को इस पे डिस्कस करना चाहिए। तो 50 लोग इस तरीके से सहमत होंगे, तब फिर हम लोग इस पे चर्चा करें। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग का जो सत्र चल रहा है उसमें अब लगातार प्लान किया गया कि हाँ भाई इतना दिन है, इसमें ये काम करना है।
अचानक से कोई घटना आया, फिर वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये घटना पे भी हम लोग को चर्चा करना जरूरी है ना, क्योंकि उसको सॉल्व करना है। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा आगे चल करके हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। तो अब हम लोग इस काम को रोकेंगे, जो हमारा काम जो प्लानिंग था कि इस बार ये काम को करना है, अब उसको रोकना पड़ेगा। तो ये बाधित हुआ ना, तो इसलिए हम लोग इसको बाधित होने से कम रोकने के लिए अननेसेसरी कोई भी ऐसे जबरदस्ती कोई काम ना हो, कोई जबरदस्ती कोई चर्चा ना हो, इम्पोर्टेंट हो तभी हम लोग काम रोक करके चर्चा करेंगे, है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो है हम लोग स्थगन प्रस्ताव लेकर के आते हैं। इसलिए पहले उसको चेक करना, अध्यक्ष के द्वारा 50 सदस्य लोग उसको चेक करें, है ना, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाएगा। अगर 50 लोग उस पर सहमत होंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करना चाहिए। नहीं सहमत होंगे तो हमारा कार्य जो है वो चलता रहेगा, उसमें बाधित भी नहीं होगा, वो बाधा नहीं पहुंचेगा, है ना। तो इसलिए इसको एक असाधारण उपकरण भी माना जाता है, क्योंकि ये बीच में एंट्री कर देता है डायरेक्टली कभी भी, अगर इम्पोर्टेंट रहा तो। यह प्रस्ताव लोकसभा में उपलब्ध है, राज्यसभा में नहीं है। तो राज्यसभा में नहीं रहेगा, लोकसभा में रहेगा, क्योंकि जनता से संबंधित चीजें हैं तो उन्हीं लोग उस चीज को उठाएंगे। एक एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होता है, इधर ही से प्रश्न क्या है थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, है ना, जब प्रश्न बनाते हैं। तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थगन प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं कड़ी निंदा से गुजरना पड़ता है, उसका कड़ी निंदा करते हैं। समापन प्रस्ताव के अंतर्गत देखिए आगे कि यह सदन के समक्ष किसी मामले पर चर्चा को समाप्त करने के लिए एक सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव है। ये समापन प्रस्ताव के बारे में बात करें, हो गया। यदि प्रस्ताव को सदन के द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है तो चर्चा तुरंत रोक दी जाती है और मामले को यहाँ पे मतदान के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो ये समापन प्रस्ताव इस तरीके का होता है। आगे देखिए अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इफेक्टिव है। ये कहीं ना कहीं इसमें अविश्वास प्रस्ताव थोड़ा सा प्रभावी एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या है सरकार तक गिर जाती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव इसके अंतर्गत देखते हैं आगे। यह सरकार के प्रति विश्वास को परखने के लिए लोकसभा राज्यसभा में बिल्कुल भी ये नहीं किया जा सकता, ठीक है, केवल लोकसभा में उपलब्ध है, तो वहां पे प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, जो आमतौर पर यह तब घटित होता है जब धारणा ये बनती है कि सरकार जो है वो बहुमत का समर्थन खो रही है। मतलब लोकसभा के अंतर्गत जो सरकार अभी चल रही है, उस सरकार का लोग जितने भी उसके अंतर्गत जो लोग हैं, उन लोगों का लगातार विश्वास बना हुआ है कि नहीं। जो भी सांसद यहाँ पे जितने लोग जो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, उनमें क्या है अभी समर्थन है कि नहीं है, बीच में इसको चेक करने के लिए लेकर के आया जाता है। अगर उसमें ऐसा पता चलता है कि नहीं है तो वहां पे फिर सरकार वहां एक तरीके से क्या होता है उसको इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे जो है आपको एक चीज और हो सकता है कि आप थोड़ा ध्यान दिए होंगे कि नहीं, तो ध्यान देंगे कि जैसे लोकसभा अगर बोला जा रहा है, राज्यसभा में तो इसको नहीं लाया जा सकता, लोकसभा में लेकर के आया जाएगा। तो लोकसभा में लेकर के आएगा तो लोकसभा में कौन लेकर के आएगा, लोकसभा में प्रत्येक व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है वो सब लेके आएगा, किसी भी दल से हो, ठीक है। हाँ बस उसको उसका यहाँ पे है जो कि उसको समर्थन मिलना चाहिए 50 लोगों का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम लोगों ने आज का करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर से अगला वीडियो जब अपलोड हो तो मैं उसमें आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।